हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। आपका स्वागत है रीकैप सीरीज में। रीकैप सीरीज में हम साउंड वेव्स लेक्चर 2 पर हैं। वेव्स 1 का आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा, उम्मीद है। इस लेक्चर में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला सवाल, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लें। ओके, नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिए, where should the two bridges be set in a 110 centimeter long wire so that it is divided into 3 parts, जिससे कि 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। एंड द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर, तीनों पार्ट्स की फ्रीक्वेंसी का रेशियो है 3:2:1। तो सॉल्व करते हैं। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये आपका 110 सेंटीमीटर का वायर है। हमें इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो एक ब्रिज हम यहां लगा देते हैं और दूसरा ब्रिज यहां लगा देते हैं। तो अब देखिए कितने पार्ट्स हो गए, 3 पार्ट्स हो गए। तीनों पार्ट्स की फ्रीक्वेंसीज मान लेते हैं n1, n2 और n3। पहले पार्ट की लेंथ मान लेते हैं L1, दूसरे की मान लेते हैं L2 और तीसरे की लेंथ मान लेते हैं L3। अब हमें कहा गया है कि रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी 3:2:1 होना चाहिए। तो लॉ ऑफ लेंथ यूज करेंगे, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। तो ये लेंथ हमारी यहाँ आ जाएगी L1 इज टू L2 इज टू L3, 1/n1 इज टू 1/n2 इज टू 1/n3। तो हमें यहाँ पर दिया गया है फ्रीक्वेंसी का रेशियो, तो वो हमने यहाँ डाल दिया। अब इस से हमें लेंथ को निकालना है। तो L1 इज टू L2 इज टू L3, 1/3, 1/2, 1/1। 3, 2 और 1 का एलसीएम 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो 1/3 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2, 1/2 को करेंगे तो ये आएगा 3, 1 को करेंगे तो ये आएगा 6। अब पहले पार्ट की लेंथ होगी, उसका रेशियो है 2, 2/2 + 3 + 6 × 110। तो ये आ जाएगा 2/11 × 110, तो ये आ जाएगा 20। तो पहले पार्ट को आपको 20 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा। अब दूसरी लेंथ हम निकाल लेते हैं, 3, 2 + 3 + 6 × 110। तो ये आ जाएगा 3 × 10, 30। और तीसरे पार्ट की लेंथ होगी 6/2 + 3 + 6 × 110। तो ये आ जाएगी 60 सेंटीमीटर, और ये 30 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर। तो इतनी लेंथ आई है आपकी 60, और फिर दूसरी लेंथ आई थी 30, और फिर आई थी 20, और ये लेंथ हो गई आपकी 20 सेंटीमीटर। अब हम आंसर पढ़ सकते हैं। तो पहला आंसर बोलता है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड एंड 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अदर एंड। तो देखिए ये बिल्कुल सही है। एक सिरे से 20 सेंटीमीटर, यहाँ से 20 सेंटीमीटर, और दूसरे सिरे से
60 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑप्शन को हम टिक कर सकते हैं एज ए राइट ऑप्शन। तो लॉ ऑफ लेंथ का हमने यहाँ पर यूज किया, तो सवाल आसान था, आप समझ गए होंगे। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, या आप इसे नोट कर लीजिए। प्रोग्रेसिव वेव पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब इस सवाल को आपने नोट कर लिया होगा। A longitudinal wave is represented by x equal to x naught sine 2 pi nt minus x by lambda. The maximum particle velocity will be 4 times the wave velocity. इम्पॉर्टेंट है सवाल, बड़ा पुराना सवाल है, आज भी एक सवाल उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना पहले। तो पार्टिकल, देखिए कंसेप्ट क्या है पार्टिकल वेलोसिटी की। जब वेव मीडियम में ट्रेवल करती है तो मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो ऑसिलेट करते हैं। क्या करते हैं? ऑसिलेट करते हैं। और उनका नेचर ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक होता है। तो ये स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं साइन 2 पाई एन टी, और ये माइनस दिया हुआ है एक्स बाई लैम्डा। हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, x इक्वल टू ए साइन 2 पाई टी बाई टी माइनस एक्स बाय लैम्डा से। तो हमें एम्पलीट्यूड मिल गया x नॉट। एम्पलीट्यूड कितना मिल गया? x नॉट। फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है, डायरेक्टली दी गई है, एंड वेवलेंथ भी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो वेवलेंथ मिल रही है आपकी लैम्डा। तो वेव वेलोसिटी हो गई इक्वल टू एन लैम्डा। अब पार्टिकल वेलोसिटी, अब देखिए पूछा गया है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। तो देखिए मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, क्योंकि पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी एसएचएम में कितनी होती है? ओमेगा ए। ओमेगा ए मतलब 2 पाई एन, और ए यहाँ दिया हुआ है एक्स नॉट। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पर जाते हैं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कहती है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी वेव वेलोसिटी का 4 टाइम्स है। तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी जो कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से इसे सॉल्व कर लेते हैं। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी। अब मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी हमने अभी निकाली थी 2 पाई एन एक्स नॉट। वेव वेलोसिटी हो गई एन लैम्डा। तो एन से एन कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 पाई एक्स नॉट इक्वल टू 4 लैम्डा। 2 से 4 को कैंसिल कर दीजिए, तो पाई एक्स नॉट इक्वल टू 2 लैम्डा। पाई एक्स नॉट इक्वल टू 2 लैम्डा। पाई एक्स नॉट इक्वल टू 2 लैम्डा। तो हमने ये निकाला था पाई एक्स नॉट इक्वल टू 2 लैम्डा। तो यहाँ से हम लैम्डा निकाल सकते हैं पाई एक्स नॉट डिवाइडेड बाय 2। तो ये तीसरा आंसर इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ऐसे सवाल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है कि पार्टिकल वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या है और वेव वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या है। तो यहाँ हमने इसे सॉल्व कर लिया, और यहाँ लैम्डा हम निकाल चुके हैं पाई एक्स नॉट डिवाइडेड बाय 2। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, आप इसे नोट कर लें।
आपने इसे नोट कर लिया। अब पढ़ते हैं। अ सोर्स एक्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसेस 8 बीट्स पर सेकंड विद ए सोर्स ऑफ 250 and 12 beats per second with a source of 270। तो हम मान लेते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, हमने मान लिया कि फ्रीक्वेंसी, ये सरल सवाल है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स n है। फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स कितनी है? n है। अब ये 250 के साथ 8 बीट्स प्रोड्यूस करता है, 12 बीट्स प्रोड्यूस करता है 270। तो ये सीधी बात है कि n का जो आंसर है 270 और 250 के बीच में होना चाहिए। 250 से बड़ा होना चाहिए और 270 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि 270 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा नंबर जो 270 से बड़ा है, अगर उससे 250 को हम माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ बीट्स 20 से ज़्यादा आएंगे, जबकि यहाँ नंबर ऑफ बीट्स कितने? 8 हैं। तो हमें दिया हुआ है n माइनस 250 इक्वल टू 8। तो n इक्वल टू 258, या हम ऐसा कह ले, एक ही बात है, 270 माइनस n इस 12, कैसे भी करें तो आपका जो आंसर है वो 258 ही आएगा। सेकंड इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन, सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप जानते हैं कि बीट्स का नंबर क्या होता है? डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज के बराबर होता है। तो सरल सवाल था, सीधे सीधे हमने इस सवाल को बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया। 258 हर्ट्ज इज द राइट आंसर। और हम इसको लॉजिक से भी कर सकते थे। 258 का 250 से डिफरेंस 8 है, 270 से डिफरेंस कितना है? 12 है। तो ये सवाल हो गया। बहुत सारा सवाल था। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। तो ये देखिए, स्टेशनरी वेव पर बेस्ड सवाल है, आप इसे नोट कर लीजिए। The equation of a stationary wave is y equal to 4 sin pi x by 15 cos 96 pi t, the distance between node and antinode। तो देखिए, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, पहला आंसर 7.5 यूनिट, दूसरा आंसर 1.5 यूनिट, तीसरा आंसर 22.5 यूनिट, चौथा आंसर 30 यूनिट्स। हम जानते हैं कि नोड और एंटी नोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? लैम्डा बाय 4 होती है। कितनी होती है? लैम्डा बाय 4। तो सबसे, ये भी बड़ा सरल सवाल है। तो स्टेशनरी वेव का इक्वेशन लिखेंगे 4 साइन पाई एक्स बाय 15 इंटू कॉस 96 पाई टी। स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है 2a साइन 2 पाई एक्स बाय लैम्डा कॉस 2 पाई टी बाय टी। अब हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। एक स्लाइड में सवाल सॉल्व हो जाएगा, कंपेयरिंग। तो यहाँ पर आप देखिए, कंपेयर करने के लिए बहुत सरल है। ये जो टर्म है 2 पाई एक्स बाय लैम्डा और यहाँ पर है पाई एक्स बाय 15। तो 2 पाई एक्स बाय लैम्डा, 2 पाई एक्स बाय लैम्डा किसके बराबर होना चाहिए? पाई एक्स बाय 15 के बराबर होना चाहिए। तो पाई एक्स कैंसिल हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 30। और लैम्डा बाय 4 कितना होगा? 30 डिवाइडेड बाय 4, 7.5 यूनिट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 7.5 यूनिट्स है। पहला आंसर करेक्ट है। तो अब अगले सवाल की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये रहा हमारा अगला सवाल, आप इसे नोट कर लीजिए। तो यहां पर एक ट्रांसवर्स वेव का इक्वेशन दिया गया है, y इक्वल टू 4 साइन पाई बाय 6 साइन 3x माइनस 15t हैज। अब पूछा गया एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, पीरियड, स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन। स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन
तो मैं आपको कुछ इसे पूरा ही सॉल्व करना चाहता हूँ। π/6 का मतलब sin 30, तो 4/2 sin 3x माइनस 15t, तो ये आ गया y इक्वल टू 2 sin 3x माइनस 15t। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं y इक्वल टू a sin 2 पाई t/t माइनस x बाय लैम्डा से, तो मैं यहाँ देखता हूँ पाई नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो y इक्वल टू 2 साइन 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 पाई से अंदर डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3x अपॉन 2 पाई और माइनस ध्यान दीजिए 15t/2 पाई। अब मैं इसको कंपेयर कर सकता हूं किससे, y इक्वल टू a साइन 2 पाई t/t माइनस x बाय लैम्डा से। तो a आ गया एम्पलीट्यूड 2 और x का कोफिशिएंट है यहाँ पे 3/2 पाई जो कि 1 बाय लैम्डा है, तो लैम्डा आ गया 2 पाई/3 और टाइम पीरियड है 1/t किसके बराबर है 15/2 पाई के, तो ये आ गया फ्रीक्वेंसी। अब बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी हो गई n लैम्डा, वेलोसिटी कितनी हो गई n लैम्डा, तो वेलोसिटी हो गई 15/2 पाई इंटू 2 पाई/3, तो वेलोसिटी हो गई इसकी 5। तो ये सही आंसर है। एम्पलीट्यूड 2 है, ये गलत आंसर है। वेवलेंथ 4 पाई/3 है, जबकि हमने निकाली, ये भी गलत आंसर है। टाइम पीरियड के बारे में बात करें तो टाइम पीरियड देखिए यहाँ से निकाल लीजिए 2 पाई/15 होना चाहिए, तो ये भी गलत आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर, अब देखिए वेव वेलोसिटी को निकालने का एक डायरेक्ट ट्रिक आपको बता देता हूँ। तो वेव वेलोसिटी को निकालने की एक डायरेक्ट ट्रिक है, आप ये देखिए t से क्या मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो हम इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय, वैल्यू लेनी है हमें, साइन नहीं लेना, कोफिशिएंट ऑफ x। तो t का कोफिशिएंट है यहाँ पे 15 और x का कोफिशिएंट है यहाँ 3, तो वेलोसिटी को हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन भी बोलते हैं, स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन भी बोलते हैं, तो बहुत डायरेक्टली हम इन सब सवालों को क्या है सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने सारी चीजें 1 बाय 1 क्या करी, कंपेयर करके निकाल ली। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा अगला सवाल, ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करिए। An organ pipe P1 closed at one end, पाइप एक एंड पर बंद है, इसे हम बोलते हैं P1। Vibrating in its first overtone and another pipe P2 open at both ends, और ये हम इसे बोल देते हैं P2 जो कि दोनों सिरों पर खुला है। In third overtone are in resonance with a given tuning fork, the ratio of length of P1 to that of P2 is। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक मौका है पाइप की कुछ थ्योरीज के बारे में बात करने का। तो देखिए सबसे पहले हम क्लोज पाइप का थ्योरी लेते हैं, 5 मिनट हम थोड़ी थ्योरी करेंगे। तो देखिए फर्स्ट फ्रीक्वेंसी में जब वाइब्रेट करेगा तो यहाँ नोड बनेगा और यहाँ बनेगा एंटी नोड, और पाइप की लेंथ कितनी है L है, तो नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस होगी λ/4, लैम्डा को लिख सकते हैं V/N, तो N इक्वल टू V/4L। अब सेकंड फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें, पाइप की सेकंड फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें तो ये कुछ इस तरह से होगा। क्लोज एंड पे हमेशा क्या बनेगा, नोड, यहाँ नोड बना, यहाँ एंटी नोड बना, यहाँ नोड बना और ये एंटी नोड बना, पाइप की लेंथ उतनी ही है।
तो पाइप की लेंथ को अब आप लिख सकते हैं एंटी नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस λ/4, नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस λ/4, एंटी नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस λ/4, ये कितनी हो गई 3 λ/4। तो L इक्वल टू 3 λ/4 हुआ, तो L इक्वल टू होगा 3V/4L। तो जो अगली फ्रीक्वेंसी है वो आप देखिए, क्लोज पाइप की जो अगली फ्रीक्वेंसी है वो 3V/4L, और पहली क्या थी V/4L। तो हमेशा याद रखिए क्लोज पाइप की फ्रीक्वेंसीज में जो रेशियो होता है, क्लोज पाइप की फ्रीक्वेंसी में जो रेशियो होता है वो ऐसा होता है 1:3:, फिर 5 आएगा, ऑड हार्मोनिक 7 आएगा, फिर क्या आएगा 9 आएगा, फिर 11 आएगा एंड सो ऑन। और ये कहलाते हैं हमारे ओवरटोन्स। क्या कहलाते हैं? ओवरटोन्स। तो पहला ओवरटोन फंडामेंटल का 3 टाइम्स होगा, दूसरा ओवरटोन फंडामेंटल का 5 गुना होगा पहली फ्रीक्वेंसी का, और तीसरा ओवरटोन, गिनती ओवरटोन की यहां से शुरू करिए, पहला दूसरा तीसरा ओवरटोन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कितने गुना होगा? 7 गुना होगा, और चौथा 9 गुना होगा, पांचवा 11 गुना होगा। तब सवाल में कहा गया है पहले ओवरटोन में वाइब्रेट कर रहा है, और मान लीजिए इस पाइप की लेंथ कितनी है L1 और इसकी लेंथ है L2। तो इसका फर्स्ट ओवरटोन होगा, अब हमें मालूम है कि फर्स्ट ओवरटोन कितना होगा, फंडामेंटल का 3 गुना, फंडामेंटल का 3 गुना। ये तो अब हमें समझ में आ गया। एंड अनदर पाइप ओपन एट बोथ एंड्स वाइब्रेटिंग इन थर्ड ओवरटोन। अब देखिए ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसीज का जो रेशियो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। वन, टू, फिर आएगा 3, सिंपल काउंटिंग है 4। तो ओवरटोन यहां से शुरू होते हैं। अब इसका तीसरा ओवरटोन है, पहला, दूसरा, तीसरा। अच्छा, दूसरी चीज, ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी अगर लेंथ हमने मानी 2L2, तो इसका थर्ड ओवरटोन क्या होगा? थर्ड ओवरटोन होगा 1, 2, 3। पहला ओवरटोन दुगना, दूसरा ओवरटोन 3 गुना, तीसरा ओवरटोन 4 गुना, 4V/2L2। अब वो बोल रहे हैं कि ये दोनों पाइप एक ट्यूनिंग फोर्क के साथ रेजोनेंस में है। मतलब अगर हम ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी मान लें कितनी n, तो दोनों पाइप की फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी के बराबर है। दोनों पाइप की फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो अगर हम ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी मान ले n, तो क्लोज पाइप का पहला ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी भी n है, और ओपन पाइप की ये फ्रीक्वेंसी भी क्या है? n है। तो अब हम इन दोनों n की वैल्यूज को क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो 3V/4L1 इक्वल टू 4V/2L2। 4V वेलोसिटी ऑफ साउंड है अपॉन 2L2, तो V तो कैंसिल हो गया, 2 ने इस 4 को कैंसिल कर दिया, 2, तो ये बचा 3/4L1 इक्वल टू 2/L2। तो 3/8 इक्वल टू L1/L2, 3/8 इक्वल टू L1/L2। तो पाइप की फ्रीक्वेंसी लेंथ का रेशियो कितना होना चाहिए? 3/8। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड है, 3/8। तो आपको सब याद होना चाहिए, तभी आप एक मिनट में सवाल क्या है कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, आप इसे नोट कर सकते हैं।
तो आपने इसे नोट कर लिया। अ कार इज मूविंग टुवर्ड्स ए हाई क्लिफ, क्लिफ मतलब पहाड़। द कार ड्राइवर साउंड्स ए हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ। द रिफ्लेक्टेड साउंड हर्ड बाय द ड्राइवर हैज फ्रीक्वेंसी 2f. If v be the velocity of sound, then the velocity of car in the same velocity unit will be. पहला आंसर v/2, दूसरा आंसर v/√2, तीसरा आंसर v/3, चौथा आंसर v/4। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इमेज थ्योरी को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। मान लीजिए ये हमारी कार है और कार की फ्रीक्वेंसी कितनी है f, तो ये क्लिफ हो गई, क्लिफ दी हुई है, यस। तो हम मानते हैं कि कार की इमेज ऑफ कार, क्या मानना पड़ेगा, इमेज ऑफ कार। अगर कार की वेलोसिटी, अच्छा कार की वेलोसिटी नहीं दी गई, मानना पड़ेगी। तो कार की वेलोसिटी v है, तो इमेज की वेलोसिटी भी क्या है, v होगी। रिफ्लेक्टेड साउंड, क्योंकि जब साउंड दीवार से टकराएगा और वापस लौटेगा, तो रिफ्लेक्टेड साउंड के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें इमेज की कंसेप्ट, तो ये हम कहेंगे कि रिफ्लेक्टेड साउंड। अब देखिए हमारा ये डॉपलर इफेक्ट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा n = v - vu अपॉन v - vs अपॉन n। तो पहले मैं उसको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। n डैश अपरेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब वो फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देती है। n ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, v वेलोसिटी ऑफ साउंड, VO वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, पहले समझ लें, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, और VS वेलोसिटी ऑफ सोर्स। तो कार ने हॉर्न बजाया, हॉर्न की आवाज दीवार से टकराई और टकराकर वापस लौटी। तो कार में बैठा हुआ जो इंसान है वो हम उसे मानेंगे ऑब्जर्वर, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि रिफ्लेक्टेड साउंड, इसे हम मानेंगे सोर्स। और हमेशा आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं फॉर्मूले को यूज करने के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको मालूम होनी चाहिए। साउंड सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ आता है, तो वो लाइन जो साउंड से सोर्स से ऑब्जर्वर को जोड़ती है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन मानी जाती है। कौन सी डायरेक्शन मानी जाती है, पॉजिटिव डायरेक्शन मानी जाती है। इसका आप बड़ा ध्यान रखें। अब ये सवाल हमारा क्या होगा, बहुत आसानी से क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कार हॉर्न बजाती है, कार में बैठा हुआ आदमी हॉर्न को सुनता है, तो वो ऑब्जर्वर है। और ये क्वेश्चन में कहा गया रिफ्लेक्टेड साउंड मतलब इमेज, टकरा के जो साउंड आ रहा है, ये सोर्स मानेंगे। अगर कार की वेलोसिटी v मानी तो इमेज की वेलोसिटी भी कितनी होगी, v होगी। तो यहाँ सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों की वेलोसिटी क्या है, v है। अब सबसे पहले ऑब्जर्वर, कार में बैठा हुआ आदमी, क्योंकि हम हमेशा याद रखें वो एरो हमें कहाँ से कहाँ खींचना है, सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ खींचना है। ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव के विपरीत जा रहा है, तो इसे हम ले लेंगे -v। अब दूसरी बात, सोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो vs को हम ले लेंगे +v। अब अपरेंट ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दी गई है f, कोई प्रॉब्लम नहीं है। n डैश कितना दिया हुआ है, 2f, डबल सुनता है, क्या है, डबल सुनता है। और v वेलोसिटी ऑफ साउंड है, तो अब हम एक काम करेंगे, इसकी वेलोसिटी को v नहीं मानते हैं, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा।
हम इसकी वेलोसिटी को v1 मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? v1। ये ठीक है। अब ये v1 हो गया और ये भी हो गया प्लस v1। अब इस फॉर्मूले में हमें वैल्यूज को क्या करना है? यूज करना है। तो ये v1 हमारा आ जाएगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं, तो यूज करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। अच्छा सवाल है। n डैश इक्वल टू v माइनस vo, स्टैंडर्ड फॉर्मूला v माइनस vs डिवाइडेड बाय n। v वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया हुआ है v1। अब देखिए v1 हमने क्या निकाला था? माइनस v1। ऑब्जर्वर क्या है? माइनस v1 v, और ये क्या है? प्लस v1। तो ये हो गया प्लस v1 इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी f, सुनाई देने जाने वाली फ्रीक्वेंसी 2f। तो 2f से ये सब कैंसिल हो गया। तो यहां पर अब हमारे को सिचुएशन मिली 2 इक्वल टू v प्लस v1 अपॉन v माइनस v1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2v माइनस 2v1 इक्वल टू v प्लस v1। इसको इधर ले गए और इसको इधर ले गए, तो 2v माइनस v इक्वल टू 2v1 प्लस v1। तो v इक्वल टू 3v1। तो v1 की आंसर आएगी v बाय 3। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कितना होना चाहिए? v बाय 3 होना चाहिए। तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। हमेशा याद रखिए, कार में बैठा हुआ आदमी सुन रहा है, इसलिए वो ऑब्जर्वर कहलाएगा। और दूसरी बात कही रिफ्लेक्टेड साउंड की, तो इमेज क्या कहलाएगी? सोर्स कहलाएगी। सेकंड पॉइंट, इमेज से सोर्स को जोड़ने वाली लाइन हमेशा क्या होती है? एरो पॉजिटिव होता है। फिर हमने मान ली कार की वेलोसिटी v1 है, तो उसकी इमेज की वेलोसिटी भी कितनी होगी? v1 होगी। फिर इस फॉर्मूले में साइन स्कीम रख दी, तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसे नोट किया जाए। A tuning fork of frequency 512 Hz makes 4 beats per second with the vibrating string of a piano। तो ये ट्यूनिंग फोर्क है और ये स्ट्रिंग है। दोनों के बीच में कितने बीट्स सुनाई देते हैं? अब ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है 512, तो इसकी फ्रीक्वेंसी या तो 4 ज्यादा होगी या 4 कम होगी। The beat frequency decreases to 2 beats per second when the tension in the piano string slightly increases। मान लीजिए यहाँ टेंशन कितना है? T1 और यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी है? N1। अब पियानो की स्ट्रिंग में आपने टेंशन को बढ़ा दिया, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। और ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी 512 पे ही क्या रहेगी? 512 पे ही क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। The frequency of piano string before increasing the tension। अब नंबर ऑफ बीट्स पहले कितने थे? 4 थे। बाद में नंबर ऑफ बीट्स कितने हो गए? बाद में नंबर ऑफ बीट्स क्या हो गए? कम हो गए। बाद में नंबर ऑफ बीट्स कम हो गए। तो चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पे टेंशन, अब देखिए एक चीज तो क्लियर है कि N2 की जो वैल्यू है वो N1 से ज्यादा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? प्रोपोर्शनल टू टेंशन होती है। यहां पर 2 बीट्स है, तो अब थोड़ा इस सवाल को हम ऐसे करेंगे। पहले कितने बीट्स प्रोड्यूस करता है? 4। तो ये तो 512 पे ट्यूनिंग फोर्क फिक्स था, तो इसकी वायर की फ्रीक्वेंसी के 2 पॉसिबल आंसर हो गए। 4 बीट्स प्रोड्यूस करता है, तो या तो 516 होगा या होगा 4 कम 508। अब टेंशन को बढ़ा देंगे हम, टेंशन को हम बढ़ा देंगे, टेंशन को हम बढ़ा देंगे। तो अब मान ले, अब कौन सा आंसर माने? सवाल ये उठता है कि कौन सा आंसर माने, कौन सा आंसर माने। अगर हमने माना 516 आंसर, मान लीजिए हमने माना कि इस वायर की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 516। तो टेंशन बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होगी वो 516 से क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, 517।
518, 519 जितनी भी हो। अब मान लीजिए 516 से ज़्यादा हो गई, तो एक ऐसा नंबर जो 516 से ज़्यादा है, अगर हम उसको 512 उससे 512 माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस है, पहले कितना था, 4 का था, अब वो डिफरेंस ज़्यादा आना चाहिए। क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। तो करेक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ आपकी स्ट्रिंग की कितनी होनी चाहिए, 508। तो ये बिल्कुल कंसेप्ट पर बेस्ड क्या था, सवाल था। मैं फिर से बता देता हूँ, ये 512, तो दो पॉसिबल आंसर है, 516, 508। मान लिया हमने 516 आंसर है, और टेंशन हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो नई फ्रीक्वेंसी 516 से ज़्यादा, मान लो 517 हो गई, 518 हो गई, 519 हो गई। तो इन केसेस में जो 512 से जो अंतर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि बाद में पहले कितने बीट्स थे, पहले अंतर क्या था, डिफरेंस था 4 का, अब कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो डिफरेंस कम हो रहा है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। इसलिए करेक्ट आंसर कितना होना चाहिए, 508, 508। तो लॉजिकल क्वेश्चंस में बड़ी दिक्कत जाती है, बड़ा ध्यान आप इसका रखिए। तो आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लीजिए। Okay, two waves are represented by the equation y1 equal to a sin omega t plus kx plus 0.57 meter and y2 equal to a cos omega t kx meter, where x is in meter and t is in second. The phase difference between them. तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, रेडियन में निकालना है। तो देखिए, एक इक्वेशन साइन में है और दूसरा इक्वेशन कॉस में है। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, तो y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 0.57, और ये कॉस को हम साइन में कैसे लिख सकते हैं, तो दूसरे इक्वेशन को हम लिखेंगे ए। कॉस को साइन में लिखने के लिए हम एंगल में π/2 जोड़ देंगे, π/2 जोड़ देंगे। ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए, π/2 जोड़ देंगे, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा कॉस, अच्छा नहीं, देखिए यहाँ पे थोड़ा कुछ गड़बड़ हो रही है। कॉस को हमें बदलना है। देखिए अब हम इसको पूरा प्रॉपरली करते हैं। कॉस को हमें बदलना है साइन में। तो जो दूसरा इक्वेशन था वो था ए कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब इसको हम लिखेंगे, कॉस को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि या तो दोनों इक्वेशन को किस में होना चाहिए, साइन में होना चाहिए। और देखिए 0.57 की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे रेडियन का फेज डिफरेंस दिया गया है, और यहाँ दिया हुआ है कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो कॉस को हमें सबसे पहले किस में बदलना पड़ेगा, कॉस को हमें सबसे पहले किस में बदलना पड़ेगा, साइन में बदलना पड़ेगा। तो कॉस साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस होता है, साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस होता है, साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस होता है। तो हम इसको लिखेंगे π/2 माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, अब हमें फेज डिफरेंस को क्या है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे, ए साइन, ध्यान दीजिए, माइनस को हम बाहर निकाल लेंगे, माइनस, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस π/2। अब साइन माइनस थीटा होता है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस π/2। अब देखिए पाई क्या होता है, 3.14। तो y2 हो जाएगा माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 1.57। अब पहला इक्वेशन लिखते हैं, y1 इक्वल टू ए साइन
ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब फेज डिफरेंस हमें निकालना है फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें फेज को माइनस करना पड़ेगा। और ये जो दूसरा इक्वेशन, पहला इक्वेशन था, इसमें हमने एक टर्म नहीं लिखा, वो भी हमें लिखना चाहिए। प्लस के एक्स प्लस 1.57 नहीं था, ये था 0.57। एक बार फिर चेक कर लेते हैं कि कितना था, 0.57। अब हम माइनस कर देंगे, बड़े एंगल में से छोटे एंगल को हमने माइनस कर दिया, तो ये क्या हो गया, ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 0.57। तो माइनस करने पे तो ये बचेगा हमारे पास 1.57 माइनस 0.57, तो आंसर आया हमारा 1 रेडियन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 1 रेडियन। बहुत अच्छा सवाल था, तो बहुत ही बढ़िया सवाल था, 1 रेडियन, इसलिए मैंने इसको कहा आपको कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं। और दूसरी बात, मैंने यहाँ पे एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज करी, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है, इसको आप नोट करिए। ओके, two sources of sound placed close to each other are emitting progressive wave given by y1 equal to 4 sine 600 pi t and y2 equal to 5 sine 608 pi t. An observer located near these two sources of sound will hear 4 beats per second with intensity ratio 25:16 between waxing and waning. वैक्सिंग एंड वैनिंग का यहाँ पर जो मतलब है, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए मैंने इसके आंसर को पढ़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो y1 है 4 साइन कितना है, 600 पाई टी, 600 पाई टी। और y2 भी लिख लेते हैं, 5 साइन 600 टी, 5 साइन 600, और ये 600 क्या था, 8 पाई टी था। अब जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, ए साइन ओमेगा टी होता है, तो उसको लिख सकते हैं ए साइन 2 पाई एन टी। तो कंपेयर करेंगे तो पहली वेव की एम्पलीट्यूड कितनी आ जाएगी, 4, और 2 पाई एन टी इक्वल टू 600 पाई टी, इक्वेट कर दिया, टी कैंसिल पाई कैंसिल, तो बचा 2n इक्वल टू 600, तो n इक्वल टू 300। तो पहली वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 300। अब दूसरी वेव में एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, और 608 पाई टी क्या दिखाई दे रहा है, 2 पाई एन टी, टी पाई कैंसिल, तो 608 इक्वल टू 2n, तो n इक्वल टू 304। अब हमें पता चल गया कि पहली वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 300, दूसरी वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 304, 304। तो फ्रीक्वेंसी को माइनस करने पर हम जानते हैं, फ्रीक्वेंसी को माइनस करने पर नंबर ऑफ बीट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, नंबर ऑफ बीट्स। तो 304 में से 300 माइनस करें तो नंबर ऑफ बीट्स 4 हैं। तो या तो पहला आंसर हो सकता है या चौथा आंसर हो सकता है, या तो पहला आंसर हो सकता है या चौथा आंसर हो सकता है। अब देखिए, वैक्सिंग एंड वैनिंग पूछा गया है, तो हमेशा हमें मालूम होना चाहिए आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। ये थ्योरी आपको मालूम होनी चाहिए।
r प्लस 1 अपॉन r माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आप सोचेंगे r क्या है, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड। तो यहां पर रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड क्लियरली समझ में आ रहा है 4:5। तो पहले का 4 है, 5 है। तो अब देखिए 4/5 नहीं लेंगे, हमेशा रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड को ध्यान रखिए। यहाँ पे r का मतलब है जो 1 से बड़ा है। तो यहाँ पे r क्या होगा, एक एम्पलीट्यूड 5 है, दूसरा एम्पलीट्यूड 4 है, तो r को हमें क्या लेना पड़ेगा, 5/4। तो I मैक्स अपॉन I मिनिमम क्या होगा, 5/4 प्लस 1 अपॉन 5/4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9/4 अपॉन 1/4 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 81:1। वैक्सिंग और वेनिंग में देखिए 81:1। तो ये आपका चौथा आंसर क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। देखिए वैक्सिंग का मतलब मैं आपको बता देता हूं मिनिमम, वेनिंग का मतलब मैक्सिमम। 81:1। तो ये अच्छा सवाल था, इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी। तो आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये हमारा अगला सवाल, इसको नोट करिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। Two sources P and Q produce notes of frequency 660 Hz. A listener moves from P to Q with a speed of 1 meter per second. If the speed of the sound is 330 meter per second, then the number of beats heard by the listener per second will be. बहुत ही बढ़िया सवाल है। पहला आंसर है 0, दूसरा आंसर है 4, तीसरा आंसर है 8, चौथा आंसर है 2। तो अब देखिए दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 660। तो इस थोड़ा मान लीजिए सोर्स P है और यह सोर्स Q है। दोनों की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है 660 हर्ट्ज। अब एक लिसनर P से Q की तरफ जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, 1 मीटर पर सेकंड। तो वो P से दूर जा रहा है और Q की तरफ जा रहा है और Q के पास जा रहा है। तो हम कह सकते हैं ऑब्जर्वर इज इन मोशन, ऑब्जर्वर इज इन मोशन, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। तो उस केस में फॉर्मूला होता है V माइनस V0 अपॉन V इंटू N। अब देखिए इसके एक्चुअली दो फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला ये होता है और दूसरा फॉर्मूला होता है N इक्वल टू V प्लस V0 अपॉन V इंटू N। तो जब दूर जाएगा, अब देखिए ये जो केस है ये तब यूज होता है जब ऑब्जर्वर पास आ रहा है, ये तब यूज होता है जब ऑब्जर्वर दूर जा रहा है। तो इसके पास आ रहा है, इससे दूर जा रहा है। तो मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी उसको सुनाई देती है N1 और इसकी फ्रीक्वेंसी उसको सुनाई देती है N2। तो N2 डेफिनेटली N1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब हम चलिए करते हैं। तो हमारा N1 होगा, दूर जा रहा है, V प्लस VO अपॉन V इंटू N, और N2 होगा, पास आ रहा है, इसके पास आ रहा है, तो N2 होगा V माइनस, पास आ रहा है। तो देखिए जब दूर जाएगा तो आवाज कम होगी। तो ये मैं थोड़ा सुधार देता हूं, ये यहां पर हमें ऐसे लेना पड़ेगा V माइनस V0 अपॉन V, क्योंकि वो दूर जा रहा है और ये पास आ रहा है, तो हमें लेना पड़ेगा V प्लस V0
अपॉन v इंटू n। अब बीट्स निकालने के लिए हमें n1 और n2 को माइनस करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर वैल्यूज रखते हैं। n की वैल्यू 660 है, साउंड की वैल्यू 330 है, ठीक है, और ऑब्जर्वर की स्पीड है 1। ऑब्जर्वर की स्पीड है 1। तो सबसे पहले हम n निकालेंगे, n1। तो अब देखिए एक फ्रीक्वेंसी आपकी हो गई n1 और एक हो गई n2। तो n1 दूर जाने की फ्रीक्वेंसी है, तो हम इसको लिखेंगे v माइनस vo बाय v इंटू n1। और n2 पास आने की फ्रीक्वेंसी है, तो हम इसको लिखेंगे v माइनस v प्लस vo अपॉन v, यहाँ v आएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड, इंटू n। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि n2 n1 से बड़ा है। अब हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। साउंड की वेलोसिटी 330, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 1 अपॉन 330 इंटू 660। तो ये देखिए, ये अब 3366 को 2 बार काट देगा, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। 330 में से एक माइनस हुआ, सो विल गेट इट 329 इंटू 2। So n1 will be 8, 1, 5, 350 हर्ट्ज। अब इसी तरह से हम n2 को भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो n2 330 प्लस 1 अपॉन 330 इंटू 660, 0 से 0 कैंसिल हुआ, और 66 को कितनी बार काट देगा, 2 बार। सो विल गेट 330 प्लस 1 331 इंटू 2। तो ये हमारा आ जाएगा 2662 हर्ट्ज। अब बात करते हैं नंबर ऑफ बीट्स की। तो नंबर ऑफ बीट्स को निकालने के लिए तो हमें बड़ी फ्रीक्वेंसी से, नंबर ऑफ बीट्स को निकालने के लिए हमें बड़ी फ्रीक्वेंसी से छोटी फ्रीक्वेंसी को माइनस करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ बीट्स हमारे कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। तो इसका सबसे पहले जो आंसर है वो 4 हो गया। तो ठीक है, बिल्कुल सही आंसर था, तो आप इसको समझ लीजिए। अब कई बातें आपको याद रखनी है। देखिए, डॉपलर इफेक्ट के कुछ रेडीमेड फॉर्मूला के बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए एक ऑब्जर्वर vo वेलोसिटी से सोर्स की तरफ जा रहा है, तब अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा, पास आ रहा है v प्लस vo डिवाइडेड बाय v। तो ये हो गया पहला केस। दूसरा केस, ऑब्जर्वर vo वेलोसिटी से सोर्स ऑफ साउंड से दूर जा रहा है, तो ऐसे केसेस में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा n v माइनस vo डिवाइडेड बाय v। तो ये बातें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। अब देखिए, सोर्स के मोशन से भी रिलेटेड कई पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए। वो कुछ ऐसे हैं, अगर एक सोर्स vs वेलोसिटी से ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, तो n डैश इक्वल टू nv, पास आ रहा है, क्या आ रहा है, पास आ रहा है, v माइनस vs। और अगर मान लीजिए सोर्स vs वेलोसिटी से ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी दूर जाने के केस में v अपॉन v प्लस vs। तो एक तो ये चीज़ होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, और विद इन ए मिनट आपको ये सवाल करना चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे तो हो भी जाएगा। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए,
आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप नोट करिए। अब इसे पढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स डिफरिंग इन फेस बाय 60 डिग्री ऑन ए वेव हैविंग वेव वेलोसिटी 360 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज इज। 4 आंसर दिए गए। 0.36 मीटर, दूसरा आंसर 0.18 मीटर, तीसरा आंसर 0.48 मीटर, चौथा आंसर 0.12 मीटर। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी जिनके बीच में फेस का डिफरेंस कितना है, 60 डिग्री। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, फेस डिफरेंस इन रेडियन, ध्यान दीजिए, इन रेडियन इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पाथ डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पाथ डिफरेंस होना चाहिए। और लेकिन ये तब यूज करेंगे जब रेडियन में हो। और अगर आपको फेस डिफरेंस का केस डिग्री में निकालना है तो आप ऐसे करिए, इन डिग्री इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, इनटू पाथ डिफरेंस। तो यहां पर डिग्री में दिया हुआ है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। दूसरी चीज, इस पूरे क्वेश्चन को अगर आप बहुत ध्यान से रीड करें तो हमें पता चलता है कि हमें वेवलेंथ नहीं दी गई, वेवलेंथ नहीं दी गई। तो कैसे निकालेंगे वेवलेंथ को? वेवलेंथ को कैसे निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हम यूज करेंगे v इक्वल टू एन लैम्डा, v इक्वल टू एन लैम्डा। तो यहां से हम वेवलेंथ निकाल लेंगे। वेलोसिटी दी गई है 360, फ्रीक्वेंसी दी गई है 500। तो 360 इक्वल टू 500 लैम्डा, 360 इक्वल टू 500 लैम्डा, एक जीरो तो कैंसिल कर दीजिए। 36 बाय 50 इज लैम्डा, 2 से काट दीजिए। और एक काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ कैंसिलिंग इसको हम थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, 36 बाय 50 इज लैम्डा। तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दीजिए। तो फायदा है 2 से मल्टीप्लाई करने का, ये 100 हो जाएगा और ये 72 हो जाएगा। तो लैम्डा आ गया 0.72। ठीक है, क्योंकि आंसर भी पॉइंट में दिया गया। अब हम अपना फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फेस डिफरेंस था हमारा कितना था, 60 डिग्री। तो फॉर्मूला फेस डिफरेंस एक बार फिर लिख लेते हैं, याद होता है बार बार लिखने से। आपको एग्जाम देना है तो याद होना चाहिए, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। फेस डिफरेंस था हमारा 60, तो 2 पाई की जगह हमें कितना लिखना पड़ेगा, 360। लैम्डा हमें मालूम है 0.72 इनटू पाथ डिफरेंस, इनटू पाथ डिफरेंस। ये 6 बार कट गया। तो 0.72 डिवाइडेड बाय 6 पाथ डिफरेंस आ गया। तो 0.12 पाथ डिफरेंस आ गया। तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस ही भी एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है, कंसेप्ट, नॉलेज, प्रैक्टिस एंड कैलकुलेशन। तो इसका आंसर है 0.12।
0.12, ये रहा चौथा आंसर। तो ये जरूर याद रखिए कि कैसे हम रेडियन में और डिग्री में क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। रेडियन और डिग्री यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये हम रेडियन में यूज़ कर लेंगे, ये हम डिग्री में यूज़ कर लेंगे। और दूसरा यहाँ मैंने आपको एक चीज़ बताई कैलकुलेशन की, ये देखिए ये बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है कैलकुलेशन की, और ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है, तो ये तो हमें मालूम होनी चाहिए। ये आपने नोट कर लिया। तो फेस डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस पर बेस्ड क्वेश्चन था। तो मैंने यहाँ पे अभी तक जो हम क्वेश्चन सेलेक्ट करते आए हैं, तो मैंने तो हमेशा सिर्फ एक ही कोशिश करी है कि हमारा जो क्वेश्चन का सिलेक्शन हो वो कुछ ऐसा हो जिससे कि चैप्टर कंप्लीट कवरेज हो जाए, नंबर 1, और कंप्लीट रिवीजन पैकेज आ जाए। नंबर 2, कैलकुलेशन की कुछ कमियां होती हैं। आपने देखा होगा कि कई बार सॉल्वर से भी गलती होती है। तो देखिए, मिस्टेक और स्पीड में एक रिलेशनशिप है, तो स्पीड भी हमें हमारी कंट्रोल रखनी चाहिए कि हमने बहुत सारे सवाल परीक्षा में कर लिए पर बहुत सारे गलत हो गए, तो जो गलत को बचाएगा वही पास होगा। तो हमें अपने नेगेटिव्स पे क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। नेगेटिव्स पे कंट्रोल करने के लिए हमें अपनी स्पीड कंट्रोल करनी पड़ेगी, थोड़ा हमें कैलकुलेशन पे भी क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर अपकमिंग एग्जामिनेशन। हम लगातार, ये वेव का लेक्चर 2 था। उम्मीद है आपने इसका आनंद लिया होगा और आपका रिवीजन अच्छे से चल रहा होगा। और फिर वेव के अगले लेक्चर में हम फिर ढेर सारे सवाल करने वाले हैं, नए नए वेरिएशन के सवाल, और प्रैक्टिस ही हमारा एक पर्पस है। अगेन थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।